औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। एक नई वीडियो के साथ जनाब हाजिर हैं। सेकंड ग्रेड की हमारी वीडियो है, सेकंड ग्रेड फिज़िक्स की हमारे पास ये वीडियो होगी और इसमें हम जनाब जो है वो चैप्टर नंबर 13 डिस्कस करेंगे। पिछली वीडियोस में हम चैप्टर नंबर 8 मुकम्मल कर चुके थे। चैप्टर नंबर 13 जनाब हम पढ़ेंगे। कराची बोर्ड का ये कोर्स है और इसमें जनाब जो है वो चैप्टर नंबर 13 हम पढ़ रहे हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी इसका जनाब नाम है। आज कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट करेंगे और उसके बाद इस चैप्टर के अंदर जो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं उनको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले जनाब अगर हम स्कोप ऑफ चैप्टर की बात करते हैं कि इसमें कौन कौन से टॉपिक्स हमारे पास शामिल हैं। सबसे पहले जनाब हम चैप्टर नंबर 13 में जो टॉपिक्स डिस्कस किए जाएंगे, जो स्कोप ऑफ स्टडी हमारे पास है, इसको हम देखते हैं। अमूमी तौर पे एग्जामिनेशन के हवाले से अगर हम बात करें तो शॉर्ट सेक्शन में सवाल इसका आता है और 2 सवालात इसके शॉर्ट सेक्शन के अंदर पूछे जाते हैं, जिनमें से एक सवाल जो है वो न्यूमेरिकल का होता है। स्कोप ऑफ स्टडी देख लेते हैं। सबसे पहले इसका नाम चैप्टर का करंट इलेक्ट्रिसिटी जनाब चैप्टर का नाम है और सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें कुछ डेफिनेशंस को डिस्कस करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले उसके हवाले से जो बातें जो टर्म्स उसमें इस्तेमाल होंगी हमें उनका पता होना चाहिए। डायरेक्टली किसी चैप्टर को टॉपिक को अगर हम शुरू करने की कोशिश करेंगे तो मामला ज़रा ख़राब हो जाते हैं। दरमियान में ऐसी टर्म्स आती हैं जिनके बारे में आपको पता ही नहीं होता है, तो फिर वहाँ आपको थोड़ी सी पढ़ने के अंदर प्रॉब्लम्स होती हैं। चूँकि हम चैप्टर 13 पढ़ रहे हैं, इस दौरान पिछले चैप्टरों की भी 1-2 बातें शायद इसके अंदर आएँ, तो हम कोशिश ये करते हैं कि पहले इन बातों को ज़रा डिस्कस कर लेते हैं। बुनियादी डेफिनेशन है, चार्ज पार्टिकल हमारे पास क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस किस चीज़ को कहा जाता है। ऑल्दो ये टॉपिक चैप्टर नंबर 12 का है, मगर यहाँ हम थोड़ा सा इसको डिस्कस करेंगे ताकि जिन लोगों ने चैप्टर 12 नहीं पढ़ा है उनको ये भी प्रॉब्लम ना हो। फिर जरा पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक करंट एंड लास्टली एंड फाइनली द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। ये चैप्टर बेसिकली रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर पर बेस करता है। फिर वी विल डिस्कस द ओहम्स लॉ, then the factors affecting resistance. This is one of the most important topic of this chapter. इस चैप्टर के अहम टॉपिकों में से एक है जनाब फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। ये अमूमी तौर पे वो सवाल है मेरे बेटा जो एग्जाम में शॉर्ट के अंदर पूछे जाता है। थ्योरेटिकल जो हमारा सवाल होता है, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस हमारे पास है जनाब। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस का हमारा सवाल है। 2 फैक्टर्स होते हैं जिन पर रेजिस्टेंस डिपेंड करती है, जिसकी डायमेंशन एंड नेचर होती है। डायमेंशन एंड नेचर होती है, उसके बाद टेम्परेचर होता है, उसके बाद एक और टॉपिक होगा पावर डेसिपेशन इन रजिस्टर्स है, फाइनली ईएमएफ एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस हम पढ़ेंगे। एंड ऑब्वियसली यू नो दैट कि जब भी हमारे पास कोई फार्मूला आएगा तो वी हैव न्यूमेरिकल एज वेल। वहाँ पर हमारे पास जनाब न्यूमेरिकल भी लाजमी तौर पे शामिल होंगी। ये तो पार्ट ऑफ स्टडी पता है, आप जानते ही हैं कि जहाँ जहाँ आपके पास टॉपिक आता है वहाँ आपके पास न्यूमेरिकल होंगे। और उसके बाद हमारे पास कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स के हवाले से सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन होते हैं सर्किट्स के, उनके बारे में हम स्टडी करेंगे, डिस्कस करेंगे। इस सीरीज़ के अंदर मुख्तलिफ वीडियोस हमारे पास होंगी, जहाँ तक मेरा ख्याल है तकरीबन कोई 4 वीडियो इसके अंदर हो सकता है हमारे पास हो। ये हमारी पहली वीडियो इस सिलसिले की है, जहाँ तक हो सकती है उसको करने की कोशिश करते हैं और उसके बाद कोशिश कीजिएगा अगर ये वीडियो आप देख रहे हैं तो इस सिलसिले की जो बकिया वीडियोज़ है वो भी देखेंगे तो चैप्टर हमारा पूरा कवर हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। बिफोर वी स्टार्ट दिस चैप्टर, इससे पहले कि इस चैप्टर का हम बाकायदा आगाज़ करें और टॉपिक्स के ऊपर जाएं, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको होने चाहिए। ऑल्दो वी हैव डिस्कसिंग द बेसिक्स इन द फ्रॉम प्रीवियस क्लासेस, 9 के अंदर 8 के अंदर जनाब आपने बहुत सारी टर्म्स पढ़ी हैं, मगर चूँकि बाद दफ़ा ऐसा होता है कि रवानी में आपसे मिस हो जाती हैं, रह जाती हैं, और जब यहाँ उन टर्म्स का हम नाम लेते हैं तो वहाँ आपके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट होती है, याद नहीं होता है, भूल जाते हैं। और वैसे भी पेंडेमिक के बाद तो 6 महीने में तो बहुत कुछ भूल गए। कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हमारे होने चाहिए। देखो, जितनी भी हम बात करते हैं, जो भी प्रॉपर्टी मैटर की होती है दैट स्टार्ट फ्रॉम एटम, वो हमारे पास एटम से शुरू होती है।
वो बिल्कुल ब्रीफ के अंदर बताऊंगा, बिल्कुल शॉर्टकट में इतना बताऊंगा जितना हमें इस चैप्टर के अंदर ज़रूरत है। ऑल्दो ये तो बहुत लंबी चौड़ी कहानी इसके अंदर हो सकती है, जो डिफरेंट चैप्टर के अंदर हम डिस्कस करते भी रहेंगे। Atoms are the smallest particle of an element, जैसा कि आप जानते हैं, that contain all the properties of that element। हम फिजिक्स के हवाले से बात कर रहे हैं तो सिर्फ इतना कहते हैं कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट हमारे पास होता है। और अगर हम इसकी कॉम्पोजिशन की बात करते हैं तो इसके अंदर 3 फंडामेंटल पार्टिकल एटम के अंदर पाए जाते हैं, जो बिलतरतीब इलेक्ट्रॉन, जो कि नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं। फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री जो लोग पढ़ के आए हैं तो आपको पता होगा, डब्ल्यू क्रूक्स का एक्सपेरिमेंट था, डिस्चार्ज एक्सपेरिमेंट था, जहाँ इलेक्ट्रॉन दरियाफ्त हुआ था। और उसके बाद जनाब उसी एक्सपेरिमेंट के दौरान हेनरी गेज़लर साहब ने जनाब अली पॉजिटिव रेस करके नाम देकर जो है वो प्रोटॉन को दरियाफ्त किया था। और एक और पार्टिकल फंडामेंटल हमारे पास दरियाफ्त हुआ था जिसका नाम था न्यूट्रॉन, जिसको चैडविक साहब ने जनाब दरियाफ्त किया था। इस पर कोई चार्ज नहीं होता, न्यूट्रन होता है। इन पार्टिकल्स की जो फंडामेंटल वैल्यूज हैं, कुछ फंडामेंटल वैल्यूज होती हैं, ये वैल्यूज आपको जनाब याद होनी चाहिए। प्रोटॉन की अगर हम बात करते हैं तो P पॉजिटिव लिखते हैं, आमतौर पे E पॉजिटिव भी लिखते हैं। इस पर चार्ज की वैल्यू 1.60 10 की पावर -19 कूलम होती है। मास उसका 1.67 10 की पावर -27 किलोग्राम होता है। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है, न्यूट्रल पार्टिकल होता है। मास उसका ऑलमोस्ट सेम होता है एज द मास ऑफ द न्यूट्रॉन, प्रोटॉन के मास के बिल्कुल बराबर होता है। यहाँ हमने सिग्निफिकेंट फिगर 2 लिए हैं, अगर सिग्निफिकेंट फिगर 4 या 5 दिए जाएंगे तो वहाँ जाकर थोड़ा सा फर्क उसके अंदर आ जाता है। इलेक्ट्रॉन का मास चार्ज इलेक्ट्रॉन का सेम होता है, प्रोटॉन के चार्ज के नेचर इसकी डिफरेंट होती है। और 9.11 इंटू 10 की पावर -31 ग्राम होती है। अब चूंकि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आर द फंडामेंटल पार्टिकल्स, देयरफॉर द प्रॉपर्टीज ऑफ दीज पार्टिकल्स आर आल्सो द फंडामेंटल प्रॉपर्टीज। ये प्रॉपर्टीज होती है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की, ये भी फंडामेंटल प्रॉपर्टीज होती हैं। आमतौर पे आप मास को जानते हैं कि मास एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है। इसी तरीके से मेरे बेटा चार्ज, जिसको आप आज तक आमतौर पे पॉजिटिव या नेगेटिव कहते हैं, उस चार्ज की एक मैग्नीट्यूड वैल्यू भी होती है। और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो कि चार्ज को फॉर्म करते हैं, बनाते हैं, उन पर जो वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, ये इनका मैग्नीट्यूड जनाब कहलाता है। एटम आर मेड अप ऑफ न्यूक्लियस। अब अगर हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं कि एटम की स्ट्रक्चर क्या होती है, एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है जो कि सेंटर में होता है, और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं विच आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, जो कि न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहे होते हैं इन द सर्कुलर पाथ कॉल्ड ऑर्बिट्स और शेल, जिनको ऑर्बिट्स और शेल कहा जाता है। ये तो आप फेमिलियर है इन चीज़ों का, पहले भी जनाब पढ़ चुके हैं। लगता है कि सर बोर कर रहे हैं, मगर ऐसा नहीं है। यहाँ से हम बेसिकली अपने मतलब की बात जो है वो ड्राइव करने की कोशिश करेंगे। अगर हम एटम की स्ट्रक्चर की बात करते हैं, सेंटर में न्यूक्लियस होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा होता है, घूम रहा होता है। जिस जगह रिवॉल्व करता है सर्कुलर पाथ कहते हैं कि LMNO की बहुत सारे शेल हमारे पास जनाब होते हैं। न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं, ये टाइटली बाउंडेड होते हैं, न्यूक्लियस बहुत स्टेबल होता है। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, कोई भी पार्टिकल इलेक्ट्रॉन को गेन या लॉस कर सकता है। यहाँ से समझ लो मेरे बेटा गौर से, अगर एटम की स्ट्रक्चर देखते हैं तो प्रोटॉन हमारे पास सेंटर के अंदर मौजूद है, न्यूक्लियस के अंदर है। न्यूक्लियस को ब्रेक करना इतना आसान काम नहीं होता। एक बात समझ लें कि अगर न्यूक्लियस ब्रेक होता है तो इसको न्यूक्लियर फिजन या न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं, और इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ एटॉमिक बॉम्ब। एटॉमिक बॉम्ब की शक्ल बन जाती है अगर न्यूक्लियस को ब्रेक करने की कोशिश करेंगे। इलेक्ट्रॉन चूंकि ऑर्बिट में रिवॉल्व कर एक्सक्यूज मी इलेक्ट्रॉन चूंकि ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा होता है तो कोई भी पार्टिकल इलेक्ट्रॉन गेन या लॉस हमारे पास कर सकता है। कोई भी पार्टिकल इलेक्ट्रॉन को गेन या लॉस कर सकता है, प्रोटॉन को गेन या लॉस नहीं कर सकता। अच्छी तरीके से कान में बात ये बैठा ले कि a particle can loss or gain electron, it cannot gain or loss proton because proton are located in the nucleus which is stable, which is highly stable। और अगर हम इसको ब्रेक करने की कोशिश करेंगे तो रिजल्ट इन एक्सप्लोजन विद ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी, बड़ी मिकदार में एनर्जी होगी, जिसको एटॉमिक बॉम्ब भी कहते हैं। एन एटम कंटेन इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। एटम के अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की तादाद इक्वल होती है, बराबर होती है। फॉर दिस रीजन द एटम इज ऑलवेज न्यूट्रल। यहाँ अगर आप देखें मेरे बेटा, अगर हम चार्ज पार्टिकल की बात करते हैं, यहाँ मेरे बेटा अगर आप देखोगे
प्रोटॉन पर जो चार्ज, इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज है, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, मगर दोनों की नेचर क्या है, डिफरेंट है, मुख्तलिफ है। डिफरेंट नेचर होने की वजह से ये दोनों नेचर एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं और एटम ओवरऑल हमारे पास क्या होता है, न्यूट्रल हो जाता है, क्योंकि एटम में जितने नेगेटिव चार्ज होते हैं इतने ही पॉजिटिव चार्ज होते हैं। अब सवाल ये कि चार्ज पार्टिकल क्या होता है। द क्वेश्चन देन अराइजेस, देन व्हाट इज चार्ज पार्टिकल। जब कोई पार्टिकल, एटम, इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा या लॉस कर लेगा, गेन कर लेगा या लॉस कर लेगा, तो उसमें जो रेशो होगा, जो तादाद होगी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की, वो तादाद क्या होगी, तब्दील हो जाएगी, बदल जाएगी। तादाद क्या होगी बेटा हमारे पास, तब्दील। जैसे कि आपने देखा कि फंडामेंटल पार्टिकल हमारे पास कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन आर द फंडामेंटल पार्टिकल एंड दे कैरीज चार्ज, उनके अंदर चार्ज होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि फंडामेंटल चार्ज पार्टिकल कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन आर द फंडामेंटल चार्ज पार्टिकल। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन हमारे पास फंडामेंटल चार्ज पार्टिकल हमारे पास होते हैं। और एटम के अंदर इन दोनों की तादाद बराबर होती है, बराबर होने की वजह से एटम न्यूट्रल होता है। अब चार्ज पार्टिकल क्या होता है मेरे बेटा, कि अगर किसी पार्टिकल में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की तादाद बराबर ना हो, इफ अ पार्टिकल हैज अनइक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, अगर उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की तादाद अगर इक्वल नहीं है, बराबर नहीं है, यहाँ गौर से देखना लफ्ज जो इस्तेमाल किया मैंने, अनइक्वल नंबर। क्या दिखा है मेरे बेटा, अनइक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। अगर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की तादाद बराबर ना हो तो बैलेंस आउट हो जाएगा। जब बैलेंस आउट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर नहीं होंगे तो फुली एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर पाएंगे। ऐसे पार्टिकल को हम क्या कहते हैं, चार्ज पार्टिकल कहते हैं। चार्ज पार्टिकल में एक और प्रॉपर्टी होती है कि चार्ज पार्टिकल दूसरे चार्ज पार्टिकल को अट्रैक्ट या रिपेल करने की सलाहियत रखता है। एक और डेफिनेशन कुछ लोग इस तरीके से भी बयान करते हैं, पार्टिकल विच हैज द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट और रिपेल अनदर चार्ज पार्टिकल इज कॉल्ड चार्ज पार्टिकल। एक ऐसा पार्टिकल जो दूसरे पार्टिकल को, चार्ज पार्टिकल को अट्रैक्ट या रिपेल करने की एबिलिटी रखते हैं, उसको जनाब अली क्या कहा जाता है, चार्ज पार्टिकल कहते हैं। चार्ज पार्टिकल यानी एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल कर सकते हैं। चार्ज स्केलर क्वांटिटी होती है। यहाँ एक और बात वाज़ेह रहे कि अगर लाइक चार्जेस होते हैं तो वो एक दूसरे को, लाइक चार्जेस होते हैं तो रिपेल करते हैं, अनलाइक चार्जेस होते हैं तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। हो सकता है आगे चल के हम इसको तफसील से बता भी दें। चार्ज स्केलर क्वांटिटी हमारे पास होती है। अब आता है टाइप्स ऑफ चार्जेस, कितने तरह के चार्ज होंगे, जो कि आप फेमिलियर है शुरू से। दो तरह के चार्ज पार्टिकल होते हैं, एक मेरे बेटा नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होते हैं, एक हमारे पास क्या होते हैं, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होते हैं। पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल क्या होते हैं, जब किसी पार्टिकल में, जब कोई पार्टिकल इलेक्ट्रॉन लॉस कर देता है, क्या करेगा मेरे बेटा, जब कोई पार्टिकल इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देगा तो इट बिकम पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो इलेक्ट्रॉन की तादाद कम हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो इलेक्ट्रॉन की तादाद कम हो जाएगी। प्रोटॉन की तादाद तो न्यूक्लियस के अंदर फिक्स रहती है, प्रोटॉन की तादाद तो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होते हैं वो फिक्स रहती है। उससे इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिए तो इसका मतलब क्या हो गया कि प्रोटॉन की तादाद इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा हो गई है। ऐसे पार्टिकल को पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल कहते हैं। इसके बरक्स अगर कोई पार्टिकल इलेक्ट्रॉन गेन कर ले, क्या करे बेटा, इलेक्ट्रॉन गेन कर ले तो इलेक्ट्रॉन की तादाद बढ़ जाएगी। तो इलेक्ट्रॉन की तादाद क्या होगी, बढ़ जाएगी, इजाफा हो जाएगा। और जब तादाद बढ़ जाएगी तो इट बिकम्स पॉजिटिव, इट बिकम्स नेगेटिव चार्ज पार्टिकल। जब कोई पार्टिकल इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है, अक्सर टाइपिंग के अंदर मिस्टेक हो जाती है, जब कोई पार्टिकल हमारे पास क्या करता है मेरे बेटा, इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है, तो ऐसे में क्या बन जाता है वो, ऐसे में मेरे बेटा वो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल हमारे पास बन जाता है। क्या बन जाता है, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल हमारे पास जनाब जो हो जाता है। अगर कोई पार्टिकल इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा तो ऐसे पार्टिकल को क्या कहा जाएगा, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल कहा जाएगा, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन की तादाद क्या हो गई है, जो उसमें इलेक्ट्रॉन है उसमें इलेक्ट्रॉन की तादाद ज़्यादा हो गई है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होते हैं, नेगेटिव ज़्यादा होंगे तो पार्टिकल हमारे पास नेगेटिव नेचर का हो जाएगा। नाउ देन, अब आता है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। चार्ज होगा कितना, चार्ज की वैल्यू कितनी होगी, चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना होगा।
एक बेटा जब इलेक्ट्रॉन गेन या लॉस होता है तो उस पर जो चार्ज पैदा होता है वो 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम होता है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम होता है। अगर 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा तो उस पर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम को, जिसको ई से रिप्रेजेंट करते हैं, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कहलाता है। मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज को रिप्रेजेंट करते हैं एक फार्मूले से, Q इज इक्वल टू एन इंटू ई। किससे करते हैं मेरे बेटा? Q इज इक्वल टू एन इंटू ई से मेरे बेटा इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। यहाँ Q से मुराद मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज है, जो चार्ज पार्टिकल पे पैदा होगा, जनरेट होगा। N से मुराद नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो वो गेन करेगा या लॉस करेगा। N से मुराद नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो वो गेन करेगा या लॉस करेगा। और E से मुराद हमारे पास क्या है? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है। E से मुराद क्या है मेरे बेटा? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे पास है। इसकी वैल्यू फिक्स होती है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम हमारे पास इसकी वैल्यू होती है। यहाँ एक और बात जो आपके जहन में होनी चाहिए कि जो यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है, चार्ज होता है उसका यूनिट क्या होता है, यूनिट आपको पता होना चाहिए। जो चार्ज का यूनिट हमारे पास होता है उसका SI यूनिट जो होती है वो कूलम होती है। साइंटिस्ट का कूलम उसके नाम पे रखी गई है। SI यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम, कूलम होती है। द अदर यूनिट वी यूज इज माइक्रो कूलम। एक और यूनिट इस्तेमाल करते हैं जिसको माइक्रो कूलम कहा जाता है। और माइक्रो की मतलब 10 की पावर -6 कूलम होते हैं। क्या मतलब होते हैं? 10 की पावर -6 कूलम होते हैं। जो लफ्ज माइक्रो होता है, माइक्रो की मतलब 10 की पावर -6 कूलम हमारे पास जनाब ये वो माइक्रो कूलम हमारे पास चार्ज होता है। माइक्रो माइक्रो लिख दिया अगर फर्ज करो तो एक माइक्रो के -6, दूसरे माइक्रो के -6, तो दैट विल बिकम -6 -12 हो जाएगा। आगे हो सकता है सवाल के अंदर आए तो बात करें। छोटा सा सवाल है, समझने आपको आइडिया हो जाएगा इस फार्मूले को। जो फार्मूला आपको मेंशन किया है, जो फार्मूला आपको यहाँ बताया है, अगर आप थोड़ा सा न्यूमेरिकल करवाते हैं तो अगर थोड़ी बहुत कंफ्यूजन है तो इस फार्मूले से आपको दूर हो जाएगी। हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन शुड बी रिमूव फ्रॉम अ पार्टिकल टू प्रोड्यूस अ चार्ज ऑफ 8 माइक्रोकूलम। जैसे कि बताया कि जब किसी पार्टिकल से चार्ज ऐड करेंगे, रिमूव करेंगे जनाब, तो क्या होगा? उस पर चार्ज पैदा हो जाता है। तो कह रहे हैं कितने इलेक्ट्रॉन निकाले कि 8 माइक्रोकूलम का चार्ज हमारे पास जनरेट हो जाए, पैदा हो जाए। तवज्जो देके देख लेते हैं, डेटा बना लेते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज हमें कह रहे हैं 8 माइक्रोकूलम होगा। माइक्रो के मतलब 10 की पावर -10, माइक्रो के मतलब 10 की पावर -6 कूलम होता है। इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम हमारे पास होता है। रिक्वायर्ड की अगर हम बात करते हैं मेरे बेटा, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो लॉस करेगा वो मालूम करना है। जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो हम लॉस करेगा वो हमको फाइंड आउट करना है, वो हमको मालूम करना है। सॉल्यूशन की जनाब बात कर लेते हैं। फार्मूला क्या है? Q इक्वल टू एन इंटू ई हमारे पास फार्मूला है। यहाँ से n को अलग करेंगे, Q अपॉन ई हो जाएगा। फार्मूले के अंदर वैल्यू पुट कर देते हैं। 8 इंटू 10 की पावर -6 है, फिर 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम है। वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 इंटू 10 की पावर 13 कूलम हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। यानी अगर हम 5 इंटू 10 की पावर 13 इलेक्ट्रॉन किसी पार्टिकल में से रिमूव करा दें, किसी पार्टिकल में से इतने इलेक्ट्रॉन रिमूव करा दें तो उस पर चार्ज पैदा हो जाएगा 5 इंटू, तो उस पर 8 माइक्रोकूलम का चार्ज पैदा हो जाएगा। यहाँ एक और बात वाज़ेह रहे कि मैंने नेचर की बात की नहीं थी, यहाँ मैंने नेचर की बात नहीं की है, मगर आपको पता होना चाहिए, कि चूंकि हम इलेक्ट्रॉन कितने इलेक्ट्रॉन रिमूव करा रहे हैं, क्या कर रहे हैं बेटा? इलेक्ट्रॉन रिमूव करा रहे हैं। और जब इलेक्ट्रॉन रिमूव कराए जाते हैं तो चार्ज जो पैदा होता है वो पॉजिटिव होता है। इलेक्ट्रॉन ऐड कराएंगे तो इलेक्ट्रॉन ऐड कराएंगे तो नेगेटिव चार्ज होता है, रिमूव कराएंगे तो हमारे पास पॉजिटिव चार्ज हमारे पास पैदा होगा। ये छोटी छोटी बातें हैं, सवाल के दरमियान में आएंगी तो फिर आपको ज़रा आसानी रहेगी। स्पेशली चैप्टर 12 से रिलेटेड चंद बातें हैं, इनका आपके इल्म में मामला रहेगा तो ज़रा आसान रहेगा मामला, वरना ज़रा सा प्रॉब्लम रहेगा। नाउ देन, अब बात करते हैं इलेक्ट्रो चार्ज पार्टिकल। तो मिल गया हमें, क्या मिल गया हमें? चार्ज पार्टिकल हमें मिल गया है। चार्ज पार्टिकल एक ऐसा पार्टिकल है जिसपे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की तादाद बराबर नहीं है, और इस चार्ज पार्टिकल में इस बात की कैपेबिलिटी है कि वो दूसरे चार्ज पार्टिकल को पर फोर्स लगा सकता है। अट्रैक्ट करेगा, रिपेल करेगा, और डिपेंड करता है कि लाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं, लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होती है? इलेक्ट्रोस्टैटिक के दो मतलब, एक लफ्ज है, एक है इलेक्ट्रो, दूसरा है स्टैटिक। एक क्या है मेरे बेटा? इलेक्ट्रो है, दूसरा हमारे पास स्टैटिक है। जो लफ्ज इलेक्ट्रो होता है वो बेसिकली हम इस्तेमाल करते हैं चार्ज पार्टिकल के लिए। किसी के लिए करते हैं बेटा? यहाँ से अगर आप गौर से देखो तो यहाँ से बेटा अगर दो हिस्से कर दूँ इसके तो इलेक्ट्रो अलग कर देंगे, स्टैटिक अलग कर देंगे।
इलेक्ट्रो के मतलब क्या होता है, चार्ज पार्टिकल। स्टैटिक फिजिक्स की वो ब्रांच होती है जिसमें हम ऐसे पार्टिकल के बारे में पढ़ते हैं जो रेस्ट में हो, ऐसे पार्टिकल के बारे में पढ़ते हैं जो किसमें हो मेरे बेटा, रेस्ट में हो। अगर उसके बारे में पढ़ा जाए तो उसका नाम होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक। फिर देख लो, तवज्जो से समझ लो मेरे बेटा कि नाम के दो हिस्से हैं, इलेक्ट्रो अलहदा हिस्सा है, इलेक्ट्रो अलहदा हिस्सा है, और स्टैटिक जो हमारे पास है मेरे बेटा वो इलेक्ट्रो एक अलहदा पार्ट है, और स्टैटिक की अगर मैं बात करता हूँ तो स्टैटिक मेरे पास अलहदा पार्ट है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या हो गया मेरे बेटा, गौर से देखो तो इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद इलेक्ट्रिक चार्जेस एट रेस्ट। जब इलेक्ट्रिक चार्जेस रेस्ट पे हो उसके बारे में पढ़ा जाए तो इलेक्ट्रोस्टैटिक कहते हैं। इंशाल्लाह चैप्टर 12 की जब आप वीडियोस देखेंगे तो चैप्टर 12 का नाम ही इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होती है, जब चार्ज पार्टिकल स्टेशनरी होते हैं, रेस्ट में होते हैं, तो एक दूसरे पर जो फोर्स एक्सर्ट करते हैं उसका नाम होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या नाम होता है बेटा उसका, द फोर्स एक्सर्टेड बाय टू पार्टिकल्स विच आर स्टेशनरी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। या फिर एक बात वाजे रहे, देखो देर से बोल रहे थे, या लिख के भी दिखा दिया है, लाइक चार्जेस दोनों प्लस के हो रहे दोनों माइनस के हो तो रिपेल करते हैं एक दूसरे को, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और अगर अनलाइक चार्जेस, एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो, तो ये चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं, अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। Now then we have another interesting name, it's called electric field. इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक ऐसा रीजन होता है जहां पर एक चार्ज पार्टिकल दूसरे चार्ज पार्टिकल पर फोर्स एक्सर्ट कर सकता है। इस तरह बल्ब जलता है ना, उसकी रोशनी होती है, जहां जहां तक रोशनी जा रही है वो बल्ब की फील्ड है। कोई आदमी बोल रहा है, उसकी आवाज जहां तक जा रहा है वो जा रही है, वो उसकी आवाज की फील्ड है। इसी तरीके से मेरे बेटा, अगर एक चार्ज पार्टिकल हमारे पास मौजूद है तो वो एरिया, वो रीजन जहां तक वो दूसरे चार्ज पार्टिकल पर फोर्स एक्सर्ट कर सकता है, इस रीजन को, इस एरिया को कहा जाता है क्या मेरे बेटा, इस एरिया को, इस रीजन को इलेक्ट्रिक फील्ड कहा जाता है। द स्पेस अराउंड अ चार्ज पार्टिकल where it can exert force on another charge particle. The force may be attraction or repulsion, it will depend upon the nature of charges. इस कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दैट चार्ज पार्टिकल, उसको इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। एक छोटी सी डायग्राम है, जरा देखते हैं बेटा। मेरे पास एक चार्ज पार्टिकल है, क्यू हम कह रहे हैं प्लस का चार्ज है, उसके अराउंड जो स्पेस क्रिएट हो गई है, आपको येलो तो नजर आ रहा होगा, इसके अराउंड जो स्पेस क्रिएट हो गई है, यानी यहाँ तक अगर कोई चार्ज पार्टिकल आएगा तो वो उस पर क्या कर सकता है, फोर्स एक्सर्ट कर सकता है। अच्छा एक बात और देख लो, मैं स्पेस कहता हूँ, स्पेस होने का मतलब ये होता है कि 3 डायमेंशन में होता है, ऊपर नीचे आगे पीछे दाएं बाएं कहीं भी हो सकता है। स्पेस 3 डायमेंशन में होता है, ये सर्किल नहीं है, ये स्फीयर है। हम जब कॉपी पे बनाते हैं, स्क्रीन पे बनाते हैं, तो वो तो हमें सर्किल ही बनेगा, मगर ये बेसिकली स्फीयर होता है, 3 डायमेंशन में होता है, बॉल की तरह होता है, ऊपर नीचे आगे पीछे दाएं बाएं हर जगह ये फोर्स एक्सर्ट कर सकता है। इस पर अगर एक चार्ज पार्टिकल हमारे पास मौजूद है तो क्या करेगा मेरे बेटा, इस पर ये फोर्स एक्सर्ट करेगा। अगर दोनों प्लस के है तो रिपेल करेगा, अगर दोनों प्लस के है तो रिपेल करेगा, और अगर एक प्लस का एक माइनस का है तो क्या करेंगे मेरे बेटा, वो अट्रैक्ट हमारे पास करेंगे। क्या करेंगे मेरे बेटा, हमारे पास वो अट्रैक्ट हमारे पास जनाब जो है वो करेंगे। तो अगर हमारे पास दो चार्ज पार्टिकल जैसे कि देखा कि मौजूद है तो एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल करने की कोशिश करेंगे। नाउ वी हैव अनदर इम्पोर्टेंट टॉपिक विच इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। अब यहाँ पर हमारे पास एक और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये बहुत समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आगे आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानियाँ रहेंगी, ये टॉपिक क्लियर नहीं होगा तो ज़रा मसला होगा। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, यहाँ पर अगर आप डायग्राम को गौर से देखें तो हमारे पास दो चार्ज पार्टिकल मौजूद है। एक चार्ज पार्टिकल क्यू नॉट है जो कि फील्ड को क्रिएट कर रहा है, इसको ओरिजिन ऑफ फील्ड भी कहा जाता है। दूसरा चार्ज पार्टिकल कौन है, क्यू पॉजिटिव है, और चूंकि दोनों की नेचर पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या होगा कि दोनों चार्ज पार्टिकल एक दूसरे को, ये दोनों चार्ज पार्टिकल एक दूसरे को रिपेल करने की सलाहियत रखेंगे, रिपेल करेंगे। क्या करेंगे बेटे, दूसरे को पार्टिकल रिपेल करेंगे। मगर ज़रा मेरी ख्वाहिश, हमारी ख्वाहिश ज़रा डिफरेंट है। हम ये चाह रहे हैं कि जो चार्ज पार्टिकल क्यू है, ये जो आपको नजर आ रहा है, जो चार्ज पार्टिकल क्यू है, सिर्फ क्यू है, हम चाह ये रहे हैं कि इसको फील्ड की डायरेक्शन के खिलाफ, कहा मेरे बेटा, गौर से तवज्जो दे के देख लो, हम क्या चाह रहे हैं कि चार्ज पार्टिकल को हम फील्ड की डायरेक्शन के खिलाफ मूव करना चाह रहे हैं। क्या चाह रहे हैं, फील्ड की डायरेक्शन के
अगेंस्ट फील्ड की डायरेक्शन के खिलाफ हम मूव करना चाह रहे हैं, खुद तो जाएगा नहीं, जाएगा तो नहीं जाएगा। हम ये चाह रहे हैं कि इस चार्ज पार्टिकल को फील्ड की डायरेक्शन के खिलाफ मूव करें। क्या करें? फील्ड की डायरेक्शन के खिलाफ हम इसको मूव करना चाह रहे हैं, क्योंकि दोनों चार्ज पार्टिकल कैसे है? पॉजिटिव है, होना चाहिए रिपल्शन। रिपल्शन होने की मतलब क्या है? रिपल्शन होने की मतलब क्या है? अवे जाना चाहिए, मगर हमारी ख्वाहिश क्या है कि चार्ज पार्टिकल इसके करीब जाए, फील्ड के खिलाफ मूव करे। तो ये खुद तो नहीं करेगा, ये खुद तो नहीं करेगा। ऐसा करने के लिए हमें कुछ वर्क करना पड़ेगा। ऐसा करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा बेटा? कुछ वर्क करना पड़ेगा, कुछ काम करना पड़ेगा। ऐसा करने के लिए हमें कुछ वर्क करना पड़ेगा, हमें कुछ काम जनाब करना पड़ेगा। इस काम का नाम होता है पोटेंशियल डिफरेंस। क्या नाम होता है बेटा? इस वर्क का नाम होता है पोटेंशियल डिफरेंस। जरा तवज्जो से गौर से सुन लो। किसी चार्ज पार्टिकल को किसी चार्ज पार्टिकल को फील्ड की डायरेक्शन के खिलाफ ले जाने के लिए, मूव करने के लिए जो वर्क करना पड़ता है, उस वर्क का नाम होता है पोटेंशियल डिफरेंस। क्या नाम होता है उसका? उस वर्क का नाम होता है पोटेंशियल डिफरेंस। जनाब उस वर्क का जो है वो नाम होता है work done in moving a charged particle from one point to another in electric field. फिर तवज्जो देखिए, गौर से देख ले। The work done in moving a charged particle from one point to another in electric field is called potential difference. Against the direction of field, एक और चीज आप मेंशन कर दीजिएगा। Against the direction of field is called potential difference and is equal to the potential energy difference between 2 points. और ये दोनों पॉइंट के दरमियान पोटेंशियल एनर्जी के डिफरेंस के बराबर होगा। यहाँ एक और बात ख्याल रखना कि जब वर्क करते हैं किसी भी पार्टिकल के ऊपर, बॉडी के ऊपर, तो वर्क उसके अंदर एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। तो इस पार्टिकल पे हम वर्क करेंगे तो वर्क इसके अंदर एनर्जी की सूरत में जमा हो जाएगा। तो इसको हम छोड़ देंगे तो ये दोबारा वापस अपनी जगह पर जाने की कोशिश करेगा और वर्क करेगा, काम करेगा। फार्मूला होता है V बराबर होता है W/Q। स्मॉल क्यू लिख लें, कैपिटल क्यू लिख लें, सिंगल चार्ज है तो स्मॉल क्यू लिखेंगे। और मेरे बेटा अगर इसकी यहाँ V से मुराद पोटेंशियल डिफरेंस है, यहाँ V से मुराद पोटेंशियल डिफरेंस है, Q से मुराद मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज है, और W से मुराद वर्क है। क्या है? W से मुराद वर्क है। जब भी कोई क्वांटिटी आती है तब जानते हैं कि यूनिट होना लाजमी है। जब भी किसी क्वांटिटी की बात करेंगे तो लाजिम होता है कि हमारे पास उसकी यूनिट भी हो। यहाँ से देखो मेरे बेटा, वर्क की यूनिट जूल होती है, चार्ज की कूलम होती है, जूल पर कूलम होती है। इसका नाम होता है वोल्ट। VOLT, वोल्ट पहचानते हैं ना घर में, कि इलेक्ट्रिक वाले ने बड़ा सताया हुआ आजकल, वोल्टेज कम आ रहा है। ये वही चीज़ हमारे पास होती है। इसको पोटेंशियल डिफरेंस को वोल्टेज भी कहा जाता है। क्या कहते हैं बेटा इसको? वोल्टेज भी इसको कहा, क्या कहते हैं इसको? वोल्टेज भी जनाब इसको जो है वो कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? वोल्टेज भी जनाब इसको। Now we have one more important topic we have to discuss before continuing further। आगे जाने से पहले एक और टॉपिक का कॉन्सेप्ट होना बहुत ज़रूरी है, जिसका नाम होता है कंडक्टर। कंडक्टर एक ऐसा ऑब्जेक्ट होता है या टाइप ऑफ मटेरियल होता है दैट अलाउज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। वो चीज़ें जिनमें से करंट पास हो सकता है उनको कंडक्टर कहा जाता है। तो कहते हैं उनको कंडक्टर कहते हैं। घर पे जो तार आपके हैं जिनमें से करंट पास हो रहा है वो आपका कंडक्टर होता है। पेंसिल होती है, उसमें से करंट पास नहीं होता है। वो सब्सटेंस है जिनमें से करंट पास हो सकता है, उनको इलेक्ट्रिक करंट पास हो सकता है, उसको कंडक्टर कहा जाता है। मटेरियल मेड अप ऑफ मेटल्स आर कॉमन इलेक्ट्रिक कंडक्टर। आमतौर पे जो मेटल्स होते हैं, कॉपर है, आयरन है, सिल्वर है, ये सब हमारे पास क्या होते हैं? कंडक्टर्स हमारे पास जनाब होते हैं। और कंडक्टर्स हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑन देयर सरफेस विच अलाउज इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू इजीली। अब जरा सुन लें कि कंडक्टर जो होते हैं ना मेरे बेटा, इन कंडक्टर के अंदर पाए जाते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। क्या पाए जाते हैं मेरे बेटा? फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। आप ये बात जानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास होते हैं, कौन होते हैं मेरे बेटा? आपके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास रिवॉल्व कर रहे होते हैं। कहाँ? ऑर्बिट्स के अराउंड। हमारे पास जो ऑर्बिट्स में, न्यूक्लियस के अराउंड ऑर्बिट पे इलेक्ट्रॉन हमारे रिवॉल्व कर रहे होते हैं। दो तरह के इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक जो न्यूक्लियस के बहुत करीब होते हैं, एक जो न्यूक्लियस के बहुत करीब होते हैं उनको कहा जाता है बाउंडेड इलेक्ट्रॉन।
वो अपने न्यूक्लियस को छोड़ के नहीं जा सकते, वो अपने न्यूक्लियस को छोड़कर नहीं जा सकते हैं, जबकि वो इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस से थोड़े दूर होते हैं उन पर न्यूक्लियस की अट्रैक्शन कम होती है। क्या होती है? उन पर न्यूक्लियस की अट्रैक्शन कम होती है और वो एक न्यूक्लियस को छोड़कर दूसरे न्यूक्लियस के साथ एसोसिएट हो सकते हैं और विद इन द कंडक्टर, कंडक्टर के अंदर रहते हुए एक न्यूक्लियस से दूसरे न्यूक्लियस से, दूसरे से तीसरे न्यूक्लियस में इस तरह घूमते फिरते रहते हैं। ऐसे इलेक्ट्रॉनों को कहा जाता है फ्री इलेक्ट्रॉन। This is the reason why conductors are able to conduct electricity. कंडक्टर्स में जो करंट को कंडक्ट करने की एबिलिटी होती है, सलाहियत होती है, उसकी वजह फ्री इलेक्ट्रॉन्स की मौजूदगी होती है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स विद इन अ कंडक्टर, जैसे कि अब बताया मैंने भी आपको, विद इन अ कंडक्टर एक न्यूक्लियस से दूसरे से तीसरे में मूव कर सकते हैं। जिन लोगों ने थोड़ी बहुत केमिस्ट्री पढ़ी है, आपको पता है कि शेल होते हैं, एस होता है, पी होता है, डी होता है, नाम सुना ना भाई। तो जो डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि न्यूक्लियस से काफ़ी दूर होते हैं, 3D के इलेक्ट्रॉन होते हैं। जो डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन होते हैं जो न्यूक्लियस से दूर होते हैं, वो आमतौर पर कंडक्ट फ्री इलेक्ट्रॉन के तौर पर बिहेव करते हैं, और वो मेटल जिनमें डी ऑर्बिटल पाए जाते हैं वो आमतौर पर कंडक्टर हमारे पास होते हैं। यहाँ जरा एक छोटी सी डायग्राम आप देखने की कोशिश कीजिएगा। सामने आपको डायग्राम शायद नजर आ रही हो। ये बेसिकली वीडियो है, डायग्राम नहीं है। ये हमारे पास, अगर आप गौर से मेरे बेटा देखेंगे, थोड़ी चीज़ आपको समझा देते हैं, फिर आप देखिएगा। ये मेरे पास कंडक्टर है और जो कंडक्टर के अंदर आपको प्लस का निशान नजर आ रहा है, ये न्यूक्लियस है। क्या है मेरे बेटा? ये न्यूक्लियस है। और जो रेड से आपको नजर आ रहे हैं, ये हमारे पास क्या है? डी लोकलाइज इलेक्ट्रॉन है। डी लोकलाइज का मतलब क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन है। कौन है मेरे बेटा? ये फ्री इलेक्ट्रॉन हमारे पास है। जब हम इसको सर्किट के साथ कनेक्ट करते हैं, जब सर्किट के साथ इसको जोड़ा जाता है, जब क्या करेंगे इसको मेरे बेटा, जब सर्किट के साथ इसको जोड़ा जाएगा तो क्या होगा मेरे बेटा? ये इलेक्ट्रॉन मूव करना शुरू करेंगे। जब हमने करंट पास, वैसे तो इलेक्ट्रॉन हमेशा मूवमेंट में होते हैं, अगर आपको सामने डायग्राम नजर आ रही हो, ये इलेक्ट्रॉन बेसिकली रैंडम मोशन में, ये हर तरफ आगे पीछे दाएं बाएं, कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, ये मोशन आपको नजर आ रही होगी रेंडमली ऑल डायरेक्शन के अंदर। रेंडमली ऑल डायरेक्शन के अंदर ये इलेक्ट्रॉन हमारे पास क्या कर रहे हैं? इनकी हरकत बेतरतीब है। एक न्यूक्लियस से दूसरे में से तीसरे में हमारे पास इलेक्ट्रॉन हमारे मूव जनाब कर रहे हैं। जब हम क्या करते हैं मेरे बेटा, जब हम क्या करते हैं कि सर्किट को कनेक्ट कर देते हैं, जोड़ देते हैं, बैटरी से होता है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन हमारे पास मौजूद है, अब ये इलेक्ट्रॉन एक ही डायरेक्शन के अंदर मूव करना शुरू कर देते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं हमारे पास? एक ही डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन हमारे मूव करना शुरू कर देते हैं जब इसको बैटरी के साथ जोड़ दिया जाता है, और इस तरीके से करंट हमारे पास फ्लो होता है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास होते हैं, आपको नजर आ रहा होगा। फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, पहले फ्री इलेक्ट्रॉन रैंडम मूव कर रहे थे, जब बैटरी के साथ जोड़ते हैं तो ये बैटरी के साथ जोड़ने की सूरत में तमाम इलेक्ट्रॉन एक ही डायरेक्शन के अंदर मूव करना शुरू कर देते हैं। अब आता है इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। कंडक्टर हो गया, कंडक्टर के अंदर किस चीज़ की मौजूदगी होगी? फ्री इलेक्ट्रॉनों की हमारे पास जो है वो मौजूदगी होगी, और जब इलेक्ट्रॉन हमारे मूव कर रहे थे तो इलेक्ट्रॉनों की मूवमेंट को इलेक्ट्रिक करंट कहा जाता है। The rate of flow of electric charges through a cross section of a conductor, किसी क्रॉस सेक्शन में से जो आपके चार्जेस फ्लो करते हैं, जब रेट का मतलब होता है, रेट जब बोलते हैं तो रेट के मतलब होता है एक सेकंड में। रेट के मतलब क्या होता है मेरे बेटा? एक सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन पास कर रहे हैं, इसको जनाब रेट कहा जाता है। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। इट इज डिनोटेड बाय आई। इसको मेरे बेटा क्या करते हैं? आई से डिनोट करते हैं। और इसका फार्मूला होता है, इलेक्ट्रिक करंट बराबर होता है इलेक्ट्रिक चार्जेस डिवाइड बाय टाइम। इलेक्ट्रिक चार्जेस डिवाइड बाय टाइम होता है, आई बराबर होता है क्यू अपॉन टी में। जैसे कि आपने डायग्राम के अंदर देखा था मेरे बेटा, जो वीडियो में आपने देखा था कि चार्जेस जब हमने बैटरी से जोड़ा इसको, तो ये चार्जेस हमारे पास वन डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहे हैं। यहाँ पे मेरे बेटा अगर आप ये काउंट करें कि एक सेकंड में कितने चार्ज गुजरे यहाँ से, एक सेकंड में कितने चार्ज पास किए हैं किसी भी पॉइंट से, तो उस तादाद को क्या कहा जाएगा? यहाँ देखो जाओ तो कितने चार्जेस पास कर रहे हैं, इसकी तादाद को क्या कहा जाएगा? इलेक्ट्रिक करंट कहा जाएगा। आई बराबर है क्यू अपॉन टी के। इसकी जो एस आई यूनिट हमारे पास होती है वो एम्पियर होती है। क्या होती है मेरे बेटा? इसकी एस आई यूनिट हमारे पास एम्पियर होती है, जो कूलम पर सेकंड के बराबर होती है। और करंट हमेशा फ्लो करता है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल पर। करंट क्या फ्लो करता है? हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल पे करंट हमारा फ्लो करता है। अभी हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल क्या होता है, जरा इसको भी देख लें।
वो पॉइंट, वो जगह जहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की तादाद ज़्यादा हो, जहाँ कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, कंसंट्रेशन ऑफ चार्जेस ज़्यादा होती है, उसको हाई पोटेंशियल कहते हैं। हाई पोटेंशियल इज द पॉइंट ऑफ हाई, और जल्दी के गौर से देख ले, हाई पोटेंशियल इज द पॉइंट ऑफ हायर कंसंट्रेशन ऑफ चार्जेस। जहाँ पर चार्जेस की तादाद ज़्यादा होगी, जहाँ पर चार्जेस की तादाद ज़्यादा होगी, उसको क्या कहा जाएगा? जहाँ पर कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी उसको हाई पोटेंशियल बोलेंगे। जहाँ इलेक्ट्रॉनों की तादाद कम होती है उसको क्या कहा जाएगा? लो पोटेंशियल जनाब कहा जाएगा। आगे चल के एक आध जगह पर और आपको बताएंगे कि जब हम बैटरी वगैरह बनाते हैं तो एक जगह पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाते हैं, उस जगह को हाई पोटेंशियल कहते हैं, दूसरी जगह को जब कम होते हैं उसको लो पोटेंशियल जनाब कहा जाता है। नाउ वी मूव टू द क्लासिफिकेशन ऑफ करंट। जो करंट होता है उसको भी हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। करंट हमारे पास होता है, इस करंट को भी हम क्लासिफाई कर सकते हैं, दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। करंट कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, दो हिस्सों में हम डिवाइड कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन, इसकी डायरेक्शन के हवाले से। अच्छा, एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है, अगर आप ध्यान में रखेंगे, सोचेंगे तो आगे जरा पढ़ने में, समझने में आपको आसानी होगी। जो करंट की दरियाफ्त और डिस्कवरी है वो बहुत पहले है, और जो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी है वो बाद में है। पॉइंट समझिएगा, जो करंट की डिस्कवरी है वो पहले है, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी बाद में है। इस बात को ध्यान में रखेंगे तो आगे जरा आपको मामला समझने में आसानी होगी। एक होता है कन्वेंशनल करंट, जिसको रिवायती करंट जनाब कहा जाता है। द करंट विच फ्लोज ड्यू टू फ्लो ऑफ एन इक्विवेलेंट पॉजिटिव चार्जेस from the higher potential positive terminal to a lower potential negative terminal is called conventional current। सुनना गौर से, वो करंट जो कि पॉजिटिव चार्जेस की फ्लो की वजह से होता है। वजह इसकी ये है मेरे बेटा कि जब पहले हम बात करते हैं, जैसा कि बताया कि करंट पहले दरियाफ्त हुआ था, करंट की डिस्कवरी पहले है, एंड द इलेक्ट्रॉन इज डिस्कवर्ड लेटरली, इलेक्ट्रॉन बाद में डिस्कवर हुआ है। पहले ये माना जाता था कि जो करंट होता है इट इज ड्यू टू द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस होता है, और इसकी डायरेक्शन पॉजिटिव चार्जेस से नेगेटिव चार्जेस के दरमियान होती है। इसकी डायरेक्शन पॉजिटिव चार्जेस से नेगेटिव चार्जेस के दरमियान इसकी डायरेक्शन जनाब ये होती है। क्या होती है? पॉजिटिव चार्जेस से नेगेटिव चार्जेस के दरमियान की तरफ इसकी डायरेक्शन होती है। आज हम जानते हैं कि जो करंट है वो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है। वजह इसकी ये है कि उस जमाने में तो इलेक्ट्रॉन दरियाफ्त ही नहीं हुआ था, इलेक्ट्रॉन के बारे में किसी को पता ही नहीं था, तो तवज्जो तो ख्याल ये किया जाता था कि पॉजिटिव चार्जेस फ्लो होते हैं। बाद में जब मेरे बेटा इलेक्ट्रॉन दरियाफ्त हुआ तो पता चला कि करंट तो इलेक्ट्रॉनों की फ्लो की वजह से होता है। अब जो पहले जितनी डिस्कवरीज थी, रिसर्च पेपर थे, किताबें थी, उन तमाम को दोबारा रीराइट करना, रिव्यू करना तो मुमकिन नहीं था। तो पढ़ाई को आगे बढ़ाने के लिए हमने क्या किया, हमने उसको कन्वेंशनल करंट का नाम दे दिया। बजाय ये कि हम पूरी बुक्स को, तमाम थ्योरीज को जो है वो रीडिस्कवर करते या रीराइट करते, हमने उसको कन्वेंशनल करंट का नाम दे दिया ताकि वो किताबें हमें दोबारा लिखनी ना पड़े। अब इलेक्ट्रॉनिक करंट क्या होता है? नेक्स्ट इज द इलेक्ट्रॉनिक करंट। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रॉनिक करंट एंड इट इज ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। जैसे कि पीछे भी हमने डिस्कस किया कि इलेक्ट्रॉनों के फ्लो की वजह से करंट हमारे पास होता है। इट इज ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉनों की मूवमेंट की वजह से होता है। जो करंट बेसिकली होता है वो इलेक्ट्रॉनों के फ्लो की वजह से ही होता है, पॉजिटिव वजह से होता नहीं है। मगर चूंकि जब ये दरियाफ्त हुआ था तो उस वक्त हमारे जहन में था कि पॉजिटिव की वजह से होता है, इस वजह से हमने इसको कन्वेंशनल करंट का नाम दे दिया है। इनफैक्ट द करंट फ्लोज फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल, दीज इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल। ये नेगेटिव टर्मिनल से फ्लो होते हैं, और कहाँ फ्लो होते हैं? पॉजिटिव टर्मिनल की जानिब जनाब वाली जो फ्लो होते हैं, इसको इलेक्ट्रॉनिक करंट जनाब कहा जाता है। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वन इज द रेजिस्टेंस। सबसे जो इंपॉर्टेंट हमारे पास है, इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका नाम है रेजिस्टेंस। के रेजिस्टेंस हमारे पास क्या होता है? जब किसी कंडक्टर में से करंट गुजरता है तो आपने देखा है कुछ अच्छे कंडक्टर होते हैं, कुछ बुरे कंडक्टर होते हैं। पंखों का इश्तिहार आता है, कोई कहता है कॉपर के पंखे हैं, खरीदने जाएंगे तो सिल्वर के पंखे सस्ते होते हैं, तो कॉपर की वाइंडिंग के महंगे होते हैं। हर मटेरियल की अपनी एक सलाहियत होती है कि वो कितने करंट को अलाउ करता है, पास होने देता है। इस एबिलिटी को, इस सलाहियत को कहा जाता है क्या? रेजिस्टेंस। किसी भी कंडक्टर में ये प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी पाई जाती है कि दैट विच अपोजेस द फ्लो ऑफ चार्जेस। क्या करता है मेरे बेटा? चार्जेस के फ्लो को अपोज करता है, नहीं चाहता।
कि चार्ज उसमें से पास करे। हर कंडक्टर के अंदर इस बात की एबिलिटी होती है, सलाहियत होती है, जो चार्जेस के फ्लो को रोकने की कोशिश करता है। इस एबिलिटी को कहा जाता है क्या? इस एबिलिटी को, इस प्रॉपर्टी को कहा जाता है रेजिस्टेंस। Resistance is defined as a property of a conductor to resist the flow of charges through it or opposes the flow of current. ये भी क्या कह सकते हैं बेटा? It opposes the flow of current. अब ये होता क्यों है? अब इसके होने की वजह क्या है? सुनने जरा गौर से, तवज्जो देके। रेजिस्टेंस अकर्स एज अ रिजल्ट ऑफ कोलिजन। Resistance occurs due to the collision of charges, charge carrier कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। एंड द एटम, एटम के अंदर क्या होते हैं? न्यूक्लियाई होते हैं। इनके कोलिजन की वजह से हमारे पास रेजिस्टेंस पाई जाती है। जब फ्री इलेक्ट्रॉन मेरे बेटा जाएंगे, करंट हमारा फ्लो होगा। अगर रास्ते में न्यूक्लियस आ गया और वो इलेक्ट्रॉन उस न्यूक्लियस से कोलाइड करेगा, देन इट कैन नॉट मूव फॉरवर्ड, तो ये आगे मूव नहीं कर सकता है। मूव नहीं कर सकता है, इसका मतलब रेजिस्टेंस हो गया। टकरा गया तो रुक जाएगा। टकराएगा तो क्या होगा मेरे बेटा? रुक जाएगा। रुक जाएगा तो इसका मतलब रेजिस्टेंस पैदा हो जाएगी। जितनी ज्यादा कोलिजन होगी, सुन लो गौर से, जितनी ज्यादा कोलिजन होगी, जितने ज्यादा मर्तबा ये टकराएगा, इतनी ज्यादा उसके अंदर रेजिस्टेंस होगी। जितना ज्यादा ये टकराएगा, इतनी ज्यादा क्या होगी उसके अंदर? रेजिस्टेंस हमारे पास जनाब जो होगी। यहाँ जरा गौर से देखते हैं मेरे बेटा, एक डायग्राम सामने आपको नजर आ रही है, समझने की कोशिश कीजिएगा। जो ग्रीन से बनाया है ये न्यूक्लियस है, ये हमारा इलेक्ट्रॉन है। येलो से बनाया है, ये मूव करने की कोशिश करता है। जब मूव करेगा तो करंट फ्लो होगा। अब ये इलेक्ट्रॉन मेरे बेटा यहाँ से चला, इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंचा, बीच में से इसको गैप मिला, ये निकल गया, करंट फ्लो हो गया। मगर जब आगे पहुंचा तो क्या देखा? ये न्यूक्लियस से टकरा गया। जब न्यूक्लियस से टकराएगा तो उसकी डायरेक्शन बदलेगी, ये फिर दूसरी तरफ चला गया। कोलिजन के नतीजे में डायरेक्शन चेंज हो जाती है, ये फिर टकराएगा, फिर वापस आएगा। इस तरीके से होता हवाता चला यहाँ से था। सुनना जरा गौर से मेरे बेटा, चला आपके पास यहाँ से था और जनाब कहाँ पहुंच गया? अगर आप गौर से देखो तो एट द एंड, अगर आप इस इलेक्ट्रॉन को देखो तो इलेक्ट्रॉन यहाँ तक पहुंचा है, मगर डायरेक्ट नहीं पहुंचा। डायरेक्ट नहीं पहुंचा है, मुख्तलिफ कोलिजन से होता हुआ पहुंचा है। इस वाले इलेक्ट्रॉन को मेरे बेटा अगर आप देखेंगे, दूसरे वाले इलेक्ट्रॉन को अगर आप देखते हैं, ये वाला जो मेरे बेटा इलेक्ट्रॉन था, ये एट द एंड पहुंचा यहाँ पर है, मगर डायरेक्ट नहीं गया। टकराता हुआ यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ टकराया, फिर यहाँ से यहाँ टकराया, फिर यहाँ से यहाँ टकराया, फिर यहाँ टकराया। इस तरीके से होता हुआ मुख्तलिफ मराहिल से होता हुआ जनाब ये दूसरे सिरे पर पहुंचा है। जब कुल अगर डायरेक्ट चला जाता तो फौरन पहुंच जाता, डायरेक्ट चला जाता तो फौरन पहुंच जाता, मगर चूंकि मुख्तलिफ कोलिजन से होता हुआ जा रहा है, इसको रुकावट हो रही है, टाइम इसको ज़्यादा लग जाएगा। टाइम ज़्यादा लग जाएगा, इसके मतलब रेट ऑफ फ्लो स्लो हो जाएगा। रेट ऑफ फ्लो क्या होगा मेरे बेटा? स्लो हो जाएगा, यानी करंट हमारे पास क्या होगा? कम हो जाएगा। करंट हमारे पास है, करंट हमारे पास जनाब क्या होगा? कम हमारे पास करंट जो हो जाएगा। एक और डायग्राम से आप देख लें, अगर आप गौर से तवज्जो देके देखें तो थोड़ी सी एक डायग्राम और बना दी है यहाँ से, शायद और बेहतर तौर पे आपको आइडिया हो जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन मेरा चला, मुख्तलिफ कोलिजन यहाँ से भी चला, ये गया, जब तक गैप मिलेगा निकल जाएगा। टकरा जाएगा तो उसका मतलब रेजिस्टेंस है, टकरा जाएगा तो इसके मतलब क्या है मेरे बेटा? रेजिस्टेंस है। ये इलेक्ट्रॉन मुख्तलिफ कोलिजन के नतीजे में, इस वाले इलेक्ट्रॉन की मैं बात कर रहा हूँ, देखो मेरे बेटे यहाँ से चला, ये गया, ये टकराया, होता हुआ मिलाकर बड़ी मुश्किल से दूसरी जानिब पहुंचा। मुश्किल से, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करता है स्ट्रेट लाइन में। इलेक्ट्रॉन कैसे ट्रेवल करता है मेरे बेटा? स्ट्रेट लाइन में इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करता है। अब ये ऐसे इसको ऑप्शन मिलता, यहाँ से यहाँ जाता, यू कर, ये देखो टकराया नहीं है, यहाँ से यहाँ जाता और यहाँ से यहाँ जाता, तो ये फल ये जल्दी से पहुंच गया। जो मैंने रेड से भी बनाया है, ये जल्दी से पहुंच सकता है हमारे पास, मगर बेसिकली ज़्यादा अगर जल्दी से पहुंच जाएगा, कोलिजन कम होगी तो रेजिस्टेंस कम होगी, कोलिजन ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस हमारे पास क्या होगी? ज़्यादा रेजिस्टेंस हमारे पास जनाब जो हो जाएगी। फिर समझ लो, रेजिस्टेंस कोलिजन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन विद द न्यूक्लियर ऑफ द एटम है। ज़्यादा कोलिजन ज़्यादा रेजिस्टेंस, कम कोलिजन कम रेजिस्टेंस होगी। इसको आर से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी एस आई यूनिट का नाम ओहम होता है। इसकी एस आई यूनिट का नाम ओहम होता है। एक और छोटी सी बात है ध्यान में रखना, एमसीक्यू वगैरह के अंदर आती है कि रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल, रेजिस्टेंस करंट को रोकने की सलाहियत है, इसका रेसिप्रोकल उल्टा हो जाएगा, जो करंट को पास करने की सलाहियत होती है, इसका नाम होता है कंडक्टिविटी। क्या नाम होता है इसका?
कंडक्टेंस होता है। रेजिस्टेंस का जो रेसिप्रोकल होता है उसको कंडक्टेंस कहते हैं, और इसकी यूनिट ओहम इनवर्स 1/r होता है। 1/r को कंडक्टेंस कहते हैं, 1/r को कंडक्टेंस जनाब कहा जाता है। इसकी यूनिट रेजिस्टेंस से होती है, या MHO होती है। बेसिकली इसको पढ़ाने का मकसद ये है कि एक यूनिट मेरे पास आ गई है, कौन सी मेरे बेटा, MHO। अक्सर एग्जाम के अंदर पूछ लेते हैं कि MHO किस चीज़ की यूनिट है, तो MHO इज यूनिट ऑफ कंडक्टेंस। कंडक्टेंस की यूनिट हमारे पास जनाब जो ये होती है। तो हम यहाँ पर अगर आप देखिए बेटा कंक्लूड करें तो हम यहाँ पर इस वक्त कितनी चीज़ों पर पहुँच गए मेरे बेटा, 4 चीज़ें हमने अगर आप गौर से देखो तो पढ़ ली हैं। चार्ज पार्टिकल क्या होता है, कैसे क्रिएट होता है, कैसे बनता है। उसके बाद हमने कंडक्टर के बारे में पढ़ा, फिर हमने देखा पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, फिर कंडक्टर के बारे में पढ़ा, फिर हमने जनाब अली करंट के बारे में पढ़ा, और फिर लास्ट एंड फाइनली हमने रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ा है। इसमें से रेजिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके ध्यान में होना चाहिए। टुडेज लास्ट टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं, इसका नाम है ओहम्स लॉ। ओहम्स लॉ हमारे पास है। पहली बात आप समझ लें कि लॉ के मतलब क्या होते हैं। कोई भी लॉ, बॉयस लॉ, चार्ल्स लॉ, जनरल गैस इक्वेशन, एनी लॉ। लॉ इज बेसिकली अ रिलेशन बिटवीन टू फिजिकल क्वांटिटीज। दो क्वांटिटीज के दरमियान जो रिलेशन होते हैं, उन रिलेशन का नाम क्या होता है, उस रिलेशन को लॉ कहते हैं। दो फिजिकल क्वांटिटीज के दरमियान जो रिलेशन होता है मेरे बेटा, उस रिलेशन को क्या कहा जाता है, लॉ कहते हैं। क्या कहते हैं रिलेशन को, जैसे सुना आपने बॉयस लॉ होता है, वॉल्यूम और प्रेशर का रिलेशन है। इसी तरीके से जब हम ओहम्स लॉ की बात करेंगे तो ओहम्स लॉ इज आल्सो अ रिलेशन बिटवीन टू फिजिकल क्वांटिटीज। कौन कौन सी क्वांटिटी है, जरा गौर से देख लेते हैं बेटा। अ जर्मन साइंटिस्ट जॉर्ज सिम्पसन ओहम, अब नाम पूरा लिख देते हैं बेचारे को, ओहम बोल के निकनेम हो गया ओहम, इसका पूरा नाम इसका जॉर्ज सिम्पसन ओहम है। उसने वोल्टेज और करंट के दरमियान, वोल्टेज करंट और रेजिस्टेंस के दरमियान रिलेशन को स्टडी किया। अगर वोल्टेज बढ़ा देंगे तो करंट पे क्या फर्क पड़ेगा, रेजिस्टेंस कम कर देंगे तो करंट पे क्या फर्क पड़ेगा। इन रिलेशन को स्टडी किया और एक लॉ पेश किया जिसका नाम होता है ओहम्स लॉ। ओहम्स लॉ इज द रिलेशन बिटवीन द वोल्टेज एंड द करंट। बेसिकली जो रिलेशन है वो वोल्टेज और करंट के दरमियान है, बीच में रेजिस्टेंस भी इन्वॉल्व हो जाएगी। स्टेटमेंट ये कहता है, क्या कहता है, देख ले बेटा गौर से। द करंट थ्रू अ मेटेलिक कंडक्टर, करंट पास होता है कहाँ से, किसी मेटेलिक कंडक्टर से जो करंट पास होता है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एंड्स ऑफ द कंडक्टर। कंडक्टर के दोनों सिरों के दरमियान जब कंडक्टर होता है, जब बैटरी से जोड़ेंगे, एक तरफ हाई पोटेंशियल होगा, एक तरफ लो पोटेंशियल होगा, दोनों में जो डिफरेंस होता है उसको पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। पोटेंशियल जो करंट होता है वो पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जबकि फिजिकल स्टेट, जो फिजिकल कंडीशन है वो कांस्टेंट हो। जबकि फिजिकल कंडीशन से मेनली मुराद टेम्परेचर होती है। टेम्परेचर हमारे पास क्या होता है, कांस्टेंट होता है। टेम्परेचर हमारे पास क्या होता है, कांस्टेंट होता है। द रिलेशन द रिलेशन, सुनो बेटा जरा गौर से, द करंट थ्रू अ मेटेलिक कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली का मतलब क्या है, अगर वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट बढ़ेगा, वोल्टेज कम होगा तो करंट कम होगा। घर में अक्सर वोल्टेज ज़्यादा आ जाता है, पंखे तेज चलना शुरू हो जाते हैं, बल्ब जोर जोर से जलने लगते हैं, और बाद दफ़ा तो जलने के बाद दोबारा जलने के लायक नहीं रहते। वोल्टेज ज़्यादा हो जाता है तो करंट ज़्यादा हो जाता है, वो उसके लिए डिज़ाइन नहीं होता, लिहाजा बस्ट हो जाता है। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस between the ends of the conductor provided that physical conditions are kept constant। जबकि फिजिकल कंडीशन हमारे पास क्या हो, कांस्टेंट हो, सेम रहे। एक चीज़ और आप देख लीजिएगा कि अक्सर कभी बेकरी में जाना हो तो बेकरी के ऊपर आपने देखा होगा, बिस्किटों के ऊपर, चिप्स के ऊपर येलो कलर के बल्ब लगे होते हैं। जो येलो वाले बल्ब होते हैं दे आर कॉल्ड टंगस्टन फिलामेंट बल्ब। क्या होते हैं, टंगस्टन फिलामेंट बल्ब होते हैं, और जब वो बल्ब जलते हैं तो उनके जलने से हीट पैदा होती है। क्या होती है, उनकी जलने से हीट पैदा होती है, गर्मी पैदा होती है। यानी जब वो बल्ब जल रहा होता है तो बहुत गर्म होता है। इसका मतलब क्या हो गया कि उस पर ओहम्स लॉ अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि उसका टेम्परेचर तब्दील हो जाता है, बदल जाता है। ओहम्स लॉ के लिए क्या लाजिम है कि टेम्परेचर सेम रहे, टेम्परेचर तब्दील ना हो। तो टंगस्टन फिलामेंट पर बेसिकली ओहम्स लॉ अप्लाई करना मुमकिन नहीं है। मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन देख ले, अगर V हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस है अक्रॉस द एंड्स ऑफ अ कंडक्टर एंड I इज द करंट, और उसमें से पास होने वाला करंट I है, तो ये देख ले बेटा गौर से डायग्राम को, अगर आप तवज्जो देके देखेंगे, सामने एक डायग्राम हमने बनाई है। ये मेरे बेटा देख लो, ये मैंने बनाया है। आपको पता है कि रेजिस्टेंस का जो निशान होता है, चीज़ मेंशन नहीं की मैंने आपको, इस तरीके से जो आपको अप एंड डाउन जो जिग जैग किस्म का निशान बना हुआ है,
इस तरीके से जो जिगजैग निशान आपके पास बना हुआ है मेरे बेटा, इस निशान को रेजिस्टेंस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये ऐसे बनेगा जिगजैग, ख्याल रखना बेटा, ऐसे ही इसको जिगजैग करके निशान बनाना चाहिए, किसी और तरीके से नहीं चलेगा। फिजिक्स के अंदर मुख्तलिफ निशानों के मुख्तलिफ मतलब मुख्तलिफ सिंबल जनाब वैल्यू होते हैं। आर इसकी रेजिस्टेंस है, आई इसमें से करंट पास हो रहा है, वी इसके अंदर वोल्टेज है। अब आप बोलोगे सर डब्ल्यू भी लिख दिया, डब्ल्यू क्या है? तो इंशाल्लाह अगले टॉपिक जब पढ़ेंगे पावर डेसिपेशन का, तो उसमें बताएंगे कि डब्ल्यू हमारे पास क्या होता है। इस वक्त आप डब्ल्यू को जरा सा नज़रअंदाज कर दें, इरेलीवेंट है डब्ल्यू हमारे पास। अगर आपको पसंद नहीं आ रहा है तो हम इसको यहाँ से हटा भी देते हैं ताकि आपको ज़्यादा परेशानी मौजूद ना हो। इस डब्लू को हमने कहा चलो जनाब आपको पसंद नहीं आया तो डब्लू हम निकाल देते हैं यहाँ से। कहता क्या है, v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। ये v है, प्रोपोर्शनलिटी का निशान है, और ये i लगा दिया है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। प्रोपोर्शनलिटी के निशान को हटाएंगे तो कांस्टेंट आएगा। डायरेक्टली मतलब जानते हो आप, एक चीज बढ़ाएंगे तो दूसरी की वैल्यू भी बढ़ जाएगी। इट मींस दैट इफ इंक्रीज द पोटेंशियल डिफरेंस द करंट विल इंक्रीज। इफ इंक्रीज द पोटेंशियल डिफरेंस द करंट विल इंक्रीज। करंट हमारे पास ज्यादा हो जाएगा। एंड इफ डिक्रीज द पोटेंशियल डिफरेंस द करंट विल आल्सो डिक्रीज। इक्वल टू आई आर, यहाँ पर आई हमारे पास एक कांस्टेंट है विच इज कॉल्ड रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, जिसको हमने पीछे डिस्कस किया हुआ है। आई हमारे पास कांस्टेंट है जिसको रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर कहते हैं। इसकी वैल्यू रेजिस्टेंस टू रेजिस्टेंस वेरी करती है। कंडक्टर टू कंडक्टर इसकी वैल्यू क्या करेगी, वेरी हमारे पास करेगी। यहाँ पर छोटा सा अगर आप एक डायग्राम, हम वीडियो हमारे पास छोटी सी है, इस वीडियो को अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो जनाब जरा आपको बेहतर तौर पर मजा आएगा और शायद आसानी के साथ आप इस मामले को समझ सकें। डायग्राम में मेरे बेटा अगर आप गौर से देख, एक मिनट रुकिए जरा सा, डायग्राम को अगर हम गौर से देखते हैं, थोड़ी सी डायग्राम हमने है, कुछ चीजें बनाई हैं। यहाँ देखिए मेरे बेटा गौर से, ये हमारे पास एक वोल्ट मीटर है, यहाँ से वो ये वोल्टेज सोर्स है, ये 10 वोल्ट हमारे पास लिखा हुआ है, ये 10 वोल्ट हमारे पास लिखा हुआ है, ये हमारे पास वोल्टेज सोर्स है, ये रेजिस्टेंस है, और यहाँ पर हमारे पास करंट की वैल्यू हमारे पास आ रही है। एक हमारे पास मीटर लगा हुआ है, इस मीटर के जरिए हम वोल्टेज को नोट करेंगे, वोल्टेज को देखेंगे। अब मेरे बेटे अगर आप गौर से देखें कि आपके पास अभी 10 वोल्ट साल के तौर पे पोटेंशियल डिफरेंस है, तो करंट की वैल्यू 1 आ रही है। और अगर हम यहाँ से वोल्टेज को बढ़ाना शुरू करें तो देखो देखो बेटा, ये हमने बढ़ाना शुरू किया वोल्टेज को। जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ रहा है, आप अगर स्क्रीन पे देखेंगे तो करंट की वैल्यू भी बढ़ रही है। जैसे जैसे वोल्टेज को बढ़ाया जा रहा है, देखो मेरे बेटा गौर से, वोल्टेज मैंने यहाँ से बढ़ाना शुरू किया, ये 10 था, 10 के बाद मैंने क्या किया, आहिस्ता आहिस्ता वोल्टेज को बढ़ाया है। ऊपर से देखोगे तो करंट की वैल्यू भी आपकी आहिस्ता आहिस्ता क्या हो रही है, इंक्रीज कर रही है। करंट की वैल्यू भी आपके पास जनाब बढ़ रही है। इसी तरीके से मेरे बेटा अगर हम क्या करें, वोल्टेज को डिक्रीज कर दें, वोल्टेज को कम कर दें, और बढ़ा दिया बेटा मैंने 40 वोल्ट कर दिया, तो ये क्या देखा मेरा 4 एम्पियर हो गया, और बढ़ा दिया मैंने। और आप एक चीज़ और देखना बेटा कि जो फ्लो ऑफ चार्जेस है, ये रफ्तार इसकी बढ़ गई है, तेज़ हो गई है। जो फ्लो ऑफ चार्जेस है इनकी रफ्तार बढ़ गई है। थोड़ा सा पीछे से देख लेते हैं मेरे बेटा, जैसे जैसे वोल्टेज को बढ़ा रहे हैं, पहले इलेक्ट्रॉन हल्के हल्के मूव कर रहे थे, वोल्टेज को बढ़ाया तो इलेक्ट्रॉनों की रफ्तार बढ़ गई है, यानी रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस हमारा बढ़ गया है, करंट हमारा बढ़ गया है, 4 एम्पियर तक करंट हमारा पहुंच गया है। और अगर हम वोल्टेज को ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज करेंगे तो आप यहाँ देखेंगे कि जो फ्लो ऑफ चार्जेस है दे आर ऑल्सो डिक्रीजिंग। चार्जेस का फ्लो भी हल्के हल्के चार्ज मूव कर रहे हैं। और जब 5 वोल्ट हुआ तो करंट कम हो गया, कितना रह गया मेरे बेटा, सिर्फ 0.5 करंट रह गया। जब मैंने इसको 5 वोल्ट कर दिया है तो करंट कम होकर कितना रह गया मेरे बेटा, 0.5 वोल्ट रह गया है। पीछे अगर हम देखें मेरे बेटा, जब मैंने इसको कितना किया था, जब हमने इसको 40 वोल्ट कर दिया था तो ये बल्कि ज़्यादा हो गया था। जैसे जैसे हम वोल्टेज को वेरी कर रहे हैं, वैसी वैसी करंट हमारे पास वेरी हो रहा है। वोल्टेज बढ़ रहा है तो करंट बढ़ रहा है, वोल्टेज कम हो रहा है तो करंट हमारे पास क्या हो रहा है, करंट हमारे पास, वोल्टेज कम हो रहा है तो करंट की वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है। एक और चीज़ डायग्राम अगर आप वीडियो में गौर से देखेंगे, एक और चीज़ वीडियो में गौर से देखने की है, वो ये मेरे बेटा है कि जब करंट कम होता है तो इलेक्ट्रॉनों की मूवमेंट बहुत स्लो है, जब करंट ज़्यादा होता है तो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा हमारे पास जनाब मूवमेंट जो हो जाती है। नाउ देन, अब देखते हैं स्कोप ऑफ ओहम्स लॉ, कि ओहम्स लॉ का स्कोप क्या होता है। ओहम्स लॉ का स्कोप हमारे पास क्या होता है, जब घर में बेटा हम वायरिंग वगैरह करते हैं तो आपने देखा होगा, इस्त्री करते हैं तो वहाँ मोटे वायर का इस्तेमाल करते हैं, थिक वायर लगे होते हैं, एसी है, पानी की मोटर है, वहाँ मोटे वायर लगाए जाते हैं, पंखा है, एलईडी सेवर है, वहाँ पतले पतले वायर भी लग जाए तो गुजारा हो जाता है।
किस डिवाइस में कितनी रेजिस्टेंस इस्तेमाल हो रही है, किस डिवाइस में कितना करंट पास होगा, कहाँ पर किस गेज का तार इस्तेमाल होना चाहिए, ये तमाम कैलकुलेशन हम कर सकते हैं किसके ज़रिए, ओहम लॉ के ज़रिए, और इसको कहते हैं सर्किट को सॉल्व करना। ओहम्स लॉ इज यूज्ड टू सॉल्व इलेक्ट्रिक सर्किट, कहाँ पर कितना करंट है, कितना रेजिस्टेंस है, कितना वोल्टेज है, इसको नोट कर सकते हैं। लिमिटेशन भी होती है ओहम्स लॉ की। पहली बात कि ओहम्स लॉ सिर्फ मेटेलिक कंडक्टर पर लगता है, इसमें लगता है सिर्फ मेटेलिक कंडक्टर पे लगता है। एट अ गिवन टेम्परेचर वेरी होगा तो ओहम्स लॉ अप्लाई नहीं होगा, ठीक है जनाब। और उसके अंदर सिर्फ एक ही वोल्टेज सोर्स होना चाहिए। जिस सर्किट की हम बात कर रहे हैं उस सर्किट में हमारे पास वोल्टेज सोर्स भी सिंगल वोल्टेज सोर्स हमारे पास होना चाहिए। एक से ज़्यादा वोल्टेज सोर्स होंगे तो फिर वहाँ पर इसको इस्तेमाल करना मुमकिन नहीं है। लास्ट एंड फाइनली ग्राफ है। आप जानते हो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जितने भी होते हैं उन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का जो ग्राफ होता है वो स्ट्रेट लाइन होता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो ग्राफ होता है वो स्ट्रेट लाइन होता है। इसका मतलब है क्योंकि वी और आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो उनका हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, और ये स्ट्रेट लाइन पास करेगी कहाँ से, ओरिजिन से। कहाँ से पास करेगी मेरे बेटा, और जहाँ दोनों एक्सेस मिलते हैं, यानी जब वोल्टेज जीरो होगा तो करंट की वैल्यू भी ऑब्वियसली क्या होगी, जीरो हमारे पास हो जाएगी। तो ओहम्स लॉ हमें क्या कह रहा है मेरे बेटा, कि जो ग्राफ बन रहा है हमारे पास वो स्ट्रेट लाइन है, स्टडी करंट बन रहा है। याद रखना ये कांस्टेंट टेम्परेचर पर है, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं होगा तो ये वाला ग्राफ नहीं बनेगा, ग्राफ भी वेरी कर जाएगा। और ओहम्स लॉ कांस्टेंट टेम्परेचर पर ही वैलिड होता है, उसके आगे हमारे पास जनाब वैलिड जो है वो नहीं होता है, हमारे पास जनाब ये वैलिड नहीं होता है। अब जरा थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं मेरे बेटा। जैसे कि हमने चैप्टर को जब शुरू किया था तो हमने बताया था कि हमने क्या करना था मेरे बेटा, हमने कोई डेफिनेशन जनाब पढ़नी थी, कोई डेफिनेशन हमने पढ़नी थी। आपने देखा है कि जो पूरी हमारा सिनारियो हमारा था, ये हमारे चैप्टर का स्कोप हमारा था। इस पूरे स्कोप में अगर आप देखें मेरे बेटा तो हमने क्या क्या चीज़ें डिस्कस कर ली है इस पहले लेक्चर के अंदर। इस पहले लेक्चर के अंदर मेरे बेटा अगर आप देखोगे तो इस पहले लेक्चर के अंदर हमने आज डेफिनेशन पढ़ ली है, चार्ज पार्टिकल क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। बेटा ये बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये आपके बहुत काम आएंगे हर टॉपिक के अंदर। रेजिस्टेंस क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए, और हमने ओहम्स लॉ को टॉपिक डिस्कस कर लिया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आएंगे तो फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस की बात करेंगे, साथ ही पावर डेसिपेशन इन रेजिस्टेंस पढ़ लेंगे सेकंड वीडियो के अंदर। थर्ड वीडियो के अंदर इंशाल्लाह ताला हम जो है वो इसके न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे रिलेटिंग टू दी फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस के। एंड जो चौथी हमारी वीडियो होगी इंशाल्लाह ताला उसमें हम जनाब वाली ईएमएफ एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बताएंगे, और उसके साथ जो कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स है पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन के, और उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स होंगी वो भी इंशाल्लाह ताला सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो अपना ख्याल रखिएगा, ऑनलाइन क्लासेस को याद कीजिएगा और इन वीडियोस को देखिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा तो अच्छी बात है भाई, कमेंट वगैरह कर देंगे तो और मज़ा आएगा, ज़रा हमें भी काम करने में मोटिवेशन होगी। तो अपना ख्याल रखिएगा, घर वालों का ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू वेरी मच।